दोस्तों आज का विषय है ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। सेंटर और स्टेट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स पर आप टेंडर कैसे फिल करें, टेंडर कैसे भरें। सबसे पहले आपको ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स पर अपनी बिडर रजिस्ट्रेशन करनी होगी, अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करना होगा। फिर कहीं जाके आपका ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अकाउंट एक्टिवेट होगा, जिसके बाद आप टेंडर फिल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप सेंटर स्टेट किसी भी ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर, जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स पर आप टेंडर फिल कैसे करें, टेंडर फिल करते वक्त क्या क्या परेशानी आपको आ सकती है, वीडियो में A to Z प्रोसेस बताया गया है और सभी परेशानियों का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको नजर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजीत तुसीर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल DSC एंड ई टेंडरिंग सॉल्यूशन पर। दोस्तों आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें। आप ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, डिजिटल सिग्नेचर सेटिंग कैसे करें अपने सिस्टम में, सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते हैं। ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर टेंडर फिल कैसे करें। ये दिल्ली ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल मैंने ओपन किया है। आप कोई भी ऐसा दिखने वाला ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर टेंडर डाल रहे हैं तो दोस्तों प्रोसेस सेम रहने वाला है। ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया। अकाउंट लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम पेज है। ऊपर की तरफ देखेंगे आपकी कंपनी का नाम नजर आएगा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको टेंडर सर्च करना है। यहाँ पे सर्च एक्टिवेट टेंडर का ऑप्शन आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर जो आपको टेंडर आईडी पता है तो सबसे ऊपर ही ऑप्शन आपको नजर आएगा टेंडर आईडी। यहाँ पे टेंडर आईडी टाइप करके आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं अगर जो टेंडर आईडी नहीं पता। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी डिपार्टमेंट है जिसके भी आप टेंडर डालना चाहते हैं सभी यहाँ पे आपको नजर आएंगे। आप सेंटर पब्लिक प्रोक्योरमेंट या ई टेंडर पोर्टल या अन्य किसी भी राज्य के पोर्टल पर टेंडर फिल कर रहे हैं तो इस तरह से आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं DSIIDC। वो सिलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। जो भी एक्टिवेट टेंडर है वो इस तरह आपको नजर आएंगे। ऊपर लिखा भी हुआ है एक्टिवेट टेंडर्स। आप स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे काफ़ी सारे टेंडर यहाँ पे लाइव हैं जिनको आप फिल कर सकते हैं, जिनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, हम कौन सा टेंडर डाल सकते हैं, कौन सा टेंडर भर सकते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, हम एलिजिबल हैं या नहीं। ये वीडियो के एंड में मैं A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। वीडियो कंटिन्यू देखिए। ये मैंने मार्क कर दिया। इस टेंडर के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने रीड कर ली। हम एलिजिबल हैं तो हम सबसे पहले इस टेंडर को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट कैसे करेंगे ध्यान देंगे। सामने ही टेंडर का अमाउंट लिखा हुआ है और उसके आगे एक छोटा सा बॉक्स आपको नजर आएगा, मैंने मार्क किया हुआ है। सिंपल सा आपको इस बॉक्स में टिक करना है, बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए इस तरह आप बॉक्स में टिक करेंगे, बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। आपको इसी डिपार्टमेंट के 2-3 टेंडर डालने हैं और लिस्ट में शो रखे हैं तो इसी तरह 1 बाय 1 आप सिलेक्ट करेंगे। या अदर डिपार्टमेंट का टेंडर डालना है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, टेंडर सर्च करेंगे, जो भी टेंडर है इसी तरह आप सेलेक्ट करेंगे। टेंडर सेलेक्ट हो गए हमारे। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा सेट ओपन टेंडर एज फेवरेट। अब यहाँ पे करेंगे हम क्लिक। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ऊपरी लिखा हुआ है टेंडर हैज बीन सेट एज यूर फेवरेट सक्सेसफुली। ये टेंडर आपको अब इस लिस्ट में नजर नहीं आएगा। ये टेंडर जाएगा आपके माई टेंडर सेक्शन में। अब जाएंगे माई टेंडर सेक्शन में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो टेंडर आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे शो होगा। अगर जो आपने 3 टेंडर सेलेक्ट किए हैं, 10 टेंडर सेलेक्ट किए हैं एक ही डिपार्टमेंट के, या अलग अलग आपने डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट किए हैं टेंडर और सेट किए हैं तो यहाँ पे सभी टेंडर इस तरह शो होंगे। क्लियर। अब ऑनलाइन टेंडर भरने के लिए, टेंडर फिल करने के लिए, टेंडर डालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, व्यू का ऑप्शन आपको नजर आएगा। व्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट व्यू टेंडर डिटेल्स पेज ओपन हो जाएगा। टेंडर आईडी यहाँ पे लिखी है। टेंडर टाइप, ये टेंडर टाइप ओपन है। टेंडर कैटेगरी वर्क लिखा हुआ है। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज। परसेंटेज का यहाँ पे क्या मतलब है, जो भी रेट आप डालेंगे
वो आइटम वाइज नहीं, वो डायरेक्ट एक परसेंटेज आप डाल देंगे, 20%, 30%। नेक्स्ट पेमेंट, पेमेंट मोड क्या है, आप आरटीजीएस करेंगे। वो सारा प्रोसेस आगे आप देखने वाले हैं। कवर डिटेल नंबर ऑफ कवर 2, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे लिस्ट में देख सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, और जो रेट लिस्ट आप फिल करेंगे वो एक्सेल फाइल में अपलोड करेंगे। एक्सेल फाइल यानी कि बीओक्यू आप डाउनलोड कहाँ से करें, वो पार्ट आगे आने वाला है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे टेंडर फीस 0 दोस्तों, टेंडर फीस नहीं लगने वाली। ईएमडी, अर्निस्ट मनी डिपॉजिटेड 1,16,744 रुपये, और ईएमडी किस अकाउंट में आपको ऑनलाइन आरटीजीएस करनी है, यहाँ पे नीचे फुल बैंक डिटेल आपको मिलेगी। इस अकाउंट में आपको ईएमडी ऑनलाइन आरटीजीएस बैंक के माध्यम से या ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको पेमेंट करनी होगी। नेम ऑफ द वर्क, जो भी काम है उसका नाम यहाँ पे लिखा है, और नीचे ही देखने को मिलेगा आपको टेंडर का अमाउंट, कितने लाख का टेंडर है। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे टेंडर की डेट आपको देखने को मिलेगी, टेंडर कब पब्लिश हुआ और टेंडर की आखिरी डेट भरने की क्या है। नीचे यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आएगा टेंडर डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप टेंडर की एनआईटी डाउनलोड करेंगे, और नेक्स्ट डाउनलोड जिप फाइल सामने ही ऑप्शन है, वहाँ से आप जिप फाइल डाउनलोड करेंगे। यहाँ से जिप फाइल में दोस्तों आपको बीओक्यू एक्सेल फाइल और टेंडर डॉक्यूमेंट मिलेंगे। अगर जो जिप फाइल में टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं है तो सामने ही टेंडर नोटिस मैंने मार्क किया था, वहाँ से आप टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ये जिप फाइल हमने डाउनलोड कर ली, क्लियर। अब यहाँ पे नीचे ही आपको देखने को मिलेंगे जो भी टेंडर के रिगार्डिंग न्यू कोरिजेंडम इश्यू हुए हैं, जो भी न्यू नोटिस या कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्होंने दी है, तो आप इस पार्ट से डाउनलोड करेंगे। टेंडर एनआईटी, टेंडर नोटिस और टेंडर बीओक्यू, ये सभी टेंडर डिटेल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके आपको रीड करने हैं, क्लियर। अब टेंडर फिलिंग प्रोसेस हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आएगा प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ, यहाँ पे करना है आई एग्री पे क्लिक, बॉक्स में टिक करेंगे और करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे जिनका ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई टेंडरिंग का पुराना अकाउंट है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको नजर आएगा। जिनका न्यू अकाउंट है 1% यहाँ पे जीएसटी नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन न आए, यहाँ पे करेंगे आप नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट आ गया हमारा ईएमडी पार्ट, यानी अर्निस्ट मनी डिपॉजिटेड। आप अर्निस्ट मनी ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर जो ईएमडी में छूट है यानी कि ईएमजी एग्जेम्पशन है, पेमेंट कैसे करें, सभी तरीके मैं वीडियो में बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो कंटिन्यू देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पे ऑफलाइन, पे ऑफलाइन पे आपको क्लिक करना है। पे ऑफलाइन पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन हमें नजर आए इंस्ट्रूमेंट टाइप, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ आरटीजीएस, ना ही यहाँ पे डीडी का ऑप्शन है ना ही एफडीआर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आरटीजीएस सिलेक्ट रहने देंगे। आरटीजीएस हमने करवा दी इनके अकाउंट में। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट, कितने अमाउंट का आरटीजीएस करवाया वो यहाँ पे डालेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर, आरटीजीएस नंबर यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट इशूअर डिटेल, यहाँ पे बैंक का नाम डालेंगे, किस बैंक से आपने आरटीजीएस करवाई, और यहाँ पे इशू डेट, किस तारीख को आपने आरटीजीएस करवाई वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे। एक्सपायरी डेट, आरटीजीएस की डेट आप 3 महीने आगे तक की डाल सकते हैं, या 1.5 महीना, 2 महीना, कब तक ये आरटीजीएस वैलिड रहेगी। ये सभी डिटेल डालने के बाद आप करेंगे सेव पे क्लिक। आप देख पाएंगे आरटीजीएस पे ईएमडी ऑफलाइन हमारी सेव हो गई। अगर जो ईएमडी डिटेल आपसे गलत डाली गई है तो यहाँ पे बॉक्स आपको नजर आ रहा है, बॉक्स में आप टिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आएगा डिलीट, यहाँ पे करेंगे आप डिलीट पे क्लिक। जो ईएमडी डिटेल आपने गलत डाली है वो डिलीट हो जाएगी। दोबारा से आप ईएमडी डिटेल टाइप करके सेव कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। ईएमडी का दूसरा ऑप्शन पे करने का क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम ईएमडी पार्ट में आ गए। यहाँ पे ईएमडी हमने ऑनलाइन पे करनी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है पे ऑनलाइन। पहले आपने देखा ऑफलाइन ईएमडी कैसे पे करें। अब यहाँ पे इन्होंने टेंडर फीस भी दी हुई है और ईएमडी भी, दोनों ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम पे करेंगे। अगर जो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाए ऑनलाइन पे का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंडर फीस इन्होंने दी हुई है और अर्निस्ट मनी यानी कि ईएमडी।
दोनों इकट्ठा ही यहाँ पे कर सकते हैं। अगर जो पोर्टल पर ईएमडी अलग पे करनी है और टेंडर फीस अलग पे करनी है तो आप अलग अलग पे करेंगे, लेकिन इन्होंने टोटल एक ही अमाउंट यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हैं। अब ऑनलाइन ईएमडी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे बॉक्स में टिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों अलग बैंक भी आपको नजर आ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई बैंक, बैंक पे क्लिक किया और करेंगे सबमिट पे क्लिक। नेक्स्ट डे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे भी आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। आपका अकाउंट एसबीआई में है या आप ऑनलाइन चालान आरटीजीएस का प्रिपेयर करेंगे, चालान प्रिपेयर करके बैंक से आरटीजीएस करवाएंगे। लेकिन हमारा ना ही तो एसबीआई में अकाउंट है, हम अदर बैंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो अमाउंट पे करना है वो यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट योर बैंक। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है और इंटरनेट बैंकिंग चालू है वो बैंक को आप करेंगे यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद करना है आपको मेक पेमेंट पे क्लिक। अपना इंटरनेट बैंकिंग आप लॉगिन करेंगे और ये ईएमडी अमाउंट और टेंडर फीस ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पे करेंगे। दोस्तों दो पार्ट क्लियर हो गए। नंबर एक, ऑफलाइन ईएमडी पे कैसे करें, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ईएमडी पेमेंट कैसे करें। अब पार्ट नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। आप टेंडर डाल रहे हैं, टेंडर डालने से पहले देखेंगे, एनआईटी रीड करेंगे कि उसमें ईएमडी टेंडर फीस इन दोनों में से कौन सी एग्जेम्पशन इन्होंने दिया हुआ है, कौन सी नहीं भरनी। इस केस में टेंडर फीस नहीं है और ईएमडी हमारी एग्जेम्पशन दी हुई है और नीचे लाल अक्षरों में लिखा भी हुआ है कौन ईएमडी में एग्जेम्पशन यानी 100% छूट पा सकता है। मैं सिंपल भाषा में आपको समझा दूं, जिस डिवीजन का ये टेंडर है उस डिवीजन में आपने बैंक गारंटी या आरटीजीएस करवा दी और उसकी पर्ची आप इस सेक्शन में अपलोड करेंगे तो आप ईएमडी में एग्जेम्पशन पा सकते हैं। और इसमें एक लाइन इन्होंने नहीं लिखी, अगर आपकी कंपनी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है यानी आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है तो उसमें भी एग्जेम्पशन मिलती है, वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। लेकिन वो पॉइंट इन्होंने इस लाइन में मिस किया हुआ है। तो आप टेंडर की एनआईटी ध्यान से देखेंगे, उसमें रीड करेंगे कि जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं, एमएसएमई के बिहेव पर उनको ईएमडी में छूट मिली है या नहीं। क्लियर? यहाँ पे एमएसएमई का इन्होंने नाम नहीं दिया। अगर जो एमएसएमई में आपकी रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन वैलिड की गई है लिखा हुआ है तो एमएसएमई आप अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको ईएमडी ऑनलाइन ट्रांसफर या बैंक गारंटी नहीं देनी होगी। क्लियर? लेकिन यहाँ पे वो लाइन नहीं लिखी एमएसएमई की तो आपको बैंक गारंटी आपने जमा करवा दी या पहले ही कोई ट्रांजेक्शन करवा रखा है, उसके बिहेव पे आप यहाँ पे उन ट्रांजेक्शन की या बैंक गारंटी की कॉपी अपलोड करेंगे। आपने कोई भी अमाउंट इस डिवीजन में एडवांस पे किया हुआ है कि बार बार हम ईएमडी नहीं भर सकते या आप एमएसएमई सर्टिफिकेट में एग्जेम्पशन चाहते हैं तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे यस का ऑप्शन है, आपको नो नहीं करना। यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा ईएमडी का जो भी अमाउंट है और यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रखा है फिक्स्ड और सामने ही लिखा हुआ परसेंटेज। आप फिक्स्ड पे सिलेक्ट रहने देंगे या परसेंटेज पे, बात एक ही है। हम यहाँ पे फिक्स्ड पे सिलेक्ट करके और नीचे आएंगे, यहाँ पे परसेंटेज ऑब्लिक अमाउंट लिखा हुआ है। इस बॉक्स में हम जो ईएमडी का अमाउंट है वो एंटर करेंगे। अगर जो आप यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो नीचे जहाँ पे ईएमडी का अमाउंट मैं डाल रहा हूँ वहाँ पे आप 100 लिखेंगे। क्लियर? ईएमडी का अमाउंट एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये पॉपअप ओपन हुआ, इसको हम करेंगे क्रॉस और नीचे ही लाइन में लिखा हुआ है डाउनलोड यूटिलिटी इनक्रिप्ट एंड अपलोड, यहाँ पे करेंगे आप क्लिक। क्लिक करने के बाद जीएनएलपी फाइल डाउनलोड होगी या आप सेव करेंगे और करेंगे जीएनएलपी फाइल पे क्लिक। देख सकते हैं जावा रन हुआ। अभी वेट करेंगे, बैक या रिफ्रेश नहीं करना। जावा वेरीफाई हो रहा है, फाइनल करेंगे अब रन पे क्लिक। नेक्स्ट आप देख पाएंगे कुछ ऐसा पॉपअप ओपन हुआ। यहाँ पे दो बॉक्सेस आपको नजर आएंगे, एक तो येलो और एक रेड, दो बॉक्सेस हैं।
अब सबसे पहले आपको येलो बॉक्स पे क्लिक करना होगा और जिस भी लोकेशन में आपकी एमएसएमई, बैंक गारंटी या कोई भी आपने ट्रांजैक्शन करवा रखे हैं उसकी पीडीएफ फाइल आपने बनाई हुई होगी, वो इस तरह से आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी। अब अपलोड होने के बाद करेंगे लाल वाले बॉक्स पे क्लिक और डिजिटल सिग्नेचर आपको लगाए रहना है। नेक्स्ट एक पॉपअप ओपन हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फाइल साइन सक्सेसफुली। अब आपको कर देना है यहाँ पे ओके पे क्लिक। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारी फाइल सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। अब आपको कर देना है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देख पाएंगे आप जो भी आपकी ईएमडी एग्जेम्पशन थी वो क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक क्लियर। अब इसी पार्ट में जिनको ऑनलाइन ईएमडी पे करनी है वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा एडिट बीजी एग्जेम्पशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो उसी पार्ट में हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नो पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे ही नेक्स्ट का ऑप्शन आपको नजर आएगा, नेक्स्ट के बटन पे आपको कर देना है क्लिक। नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आएगा पे ऑफलाइन। पे ऑफलाइन पे आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे करेंगे कंफर्म टू पे पे क्लिक। पॉपअप ओपन हुआ, करेंगे ओके पे क्लिक। अब यहाँ पे दोस्तों आप ईएमडी पेमेंट करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, तीसरा ऑप्शन भी हो सकता था जैसे डीडी या एफडीआर, क्लियर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं एनईएफटी और आरटीजीएस। इनके अकाउंट में आपने अपने सेल्फ नेट बैंकिंग से या बैंक में जाके पैसे जमा करवा दिए एमडी के, उसकी स्लिप में अमाउंट लिखा होगा, अमाउंट एंटर करेंगे और जो यूटीआर आरटीजीएस नंबर है इंस्ट्रूमेंट नंबर में वो आप डालेंगे और इश्यूअर डिटेल में बैंक का नाम डालेंगे आप अपने, कब आपने आरटीजीएस करवाई वो इश्यूअर डेट डालेंगे यहाँ पे, कब आरटीजीएस एनईएफटी एक्सपायर होगी दोस्तों 3 महीने आगे की डेट आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये सभी कॉलम फिल करेंगे और करेंगे सेव पे क्लिक। आपकी ईएमडी डिटेल सेव हो जाएगी और फाइनल करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट और बीओक्यू अपलोड सेक्शन आ जाएगा। आपने देखा आप ईएमडी कितने प्रकार से ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर जो टेंडर में ईएमडी एग्जेम्पशन है, टेंडर फीस एग्जेम्पशन है, तो एग्जेम्पशन पार्ट क्लियर करने के लिए आप कैसे फिल करें, क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट आ गया हमारा डॉक्यूमेंट और बीओक्यू अपलोड सेक्शन। अब फाइनल करेंगे इनक्रिप्ट एंड अपलोड पे क्लिक। इनक्रिप्ट एंड अपलोड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर ही लिखा हुआ है बिड सबमिशन और नीचे की तरफ दो फोल्डर आपको नजर आएंगे, एक टेक्निकल और दूसरा फाइनेंस। सबसे पहले हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल फोल्डर में क्या आएगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट है उनकी पीडीएफ फाइल आपने बनाई हुई होगी जो कि सीरियल नंबर से टेक्निकल पार्ट में अपलोड होंगी, टेंडर के सभी डॉक्यूमेंट जो आपने रेडी किए हैं। दूसरा फाइनेंस, फाइनेंस में आप रेट अपलोड करेंगे जो कि एक एक्सेल फाइल में आपको रेट फीड करने हैं, रेट डालने हैं और वो सेव करके इस पार्ट में अपलोड होंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल पार्ट में जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट हमने रेडी किए हैं वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे टेक्निकल फोल्डर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप देख पाएंगे यहाँ पे जो हमने आरटीजीएस की है उसका प्रूफ, अपनी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, जीएसटी जो एफिडेविट मांगे गए हैं वो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आएगा डाउनलोड यूटिलिटी इनक्रिप्ट एंड अपलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जेएनएलपी फाइल को जावा के साथ ओपन करेंगे। जावा हमारा रन हो गया। यहाँ पे रन का ऑप्शन है, रन पे क्लिक करेंगे, जावा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन हुआ। अब इस सेक्शन में ये दोस्तों बिड सेक्शन ओपन हो गया। यहाँ पे जो भी आपके बिड यानी टेंडर के डॉक्यूमेंट हैं वो आप 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लाइन में काफी सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं 10 से 12। यहाँ पे आप क्लिक करके चेक करेंगे किस सेक्शन में क्या डॉक्यूमेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हमने अपने सभी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लिए और पीडीएफ फाइल हमारी रेडी है। ध्यान देंगे दोस्तों जो भी पीडीएफ फाइल आप बनाओगे
उसमें बिल्कुल भी गैप ना हो। जैसे जीएसटी स्पेस रजिस्ट्रेशन है तो आप कंटिन्यू लिखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर जो स्पेस हुआ तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। इस तरह से आप चेक कर पाएंगे किस सेक्शन में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। अब दोस्तों फाइनली सभी चीज रेडी है हमारी। अब 1 बाय 1 हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए, ब्राउज। ब्राउज के नीचे ही काफी सारे बॉक्सेस आपको नजर आएंगे। फर्स्ट यहाँ पे आरटीजीएस यानी जो हमने बैंक से आरटीजीएस करवाई है उसका प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। बैंक से एक स्लिप मिलेगी या आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट होने के बाद यूटीआर वगैरह का उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप बॉक्स में क्लिक करेंगे ब्राउज के नीचे और जो भी आरटीजीएस डिटेल है पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे इस तरह और करेंगे ओपन पे क्लिक। जो भी डिटेल मैं बता रहा हूं हर एक पॉइंट से मैच करेगी, लेकिन ये हमारी ओरिजिनल डिटेल नहीं है। क्लियर? आरटीजीएस अपलोड हो गई। नेक्स्ट नीचे वाला सेक्शन, इसमें रजिस्ट्रेशन अपलोड करेंगे हम। रजिस्ट्रेशन अपलोड करने के लिए जाएंगे ब्राउज सेक्शन में, जिस भी लोकेशन में डॉक्यूमेंट है सेलेक्ट करेंगे पीडीएफ फाइल और करेंगे ओके पे क्लिक। ये 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट आप इस तरह अपलोड करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। दोस्तों ऑलरेडी पहले से ही मेरे यूट्यूब चैनल पर ई टेंडर पोर्टल पर, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर टेंडर कैसे डालें, टेंडर कैसे भरें, टेंडर फिलिंग प्रोसेस ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मैं डिटेल वाइज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन हर एक पॉइंट अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में, तो वीडियो कंटिन्यू देखिए। टेंडर भरने का यही प्रोसीजर इंडिया के अंदर 28 से 30 पोर्टल हैं जो कि ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल हैं। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ई टेंडर ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, इन सभी पोर्टल्स पर टेंडर फिलिंग प्रोसेस सेम प्रोसेस रहने वाला है। क्लियर? कई ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर आप देखेंगे टेक्निकल और फाइनेंस अलग अलग फोल्डर आपको नजर नहीं आएंगे। एक ही फोल्डर नजर आए तो क्या करना है, इस तरह डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और लास्ट में यहीं पे एक लाइन आपको मिलेगी बीओक्यू एक्सेल फाइल की, तो आपको एक्सेल फाइल बीओक्यू रेट फिल करके इसी में अपलोड कर देनी है। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल और फाइनेंस 2 फोल्डर आपको नजर आए। क्लियर? अगर जो एक में है तो सभी डॉक्यूमेंट एक में अपलोड कर देंगे आप। सभी डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो गए, आप देख सकते हैं। अब चेक कैसे करें, चेक करने का ही प्रोसेस मैं बता दूं। यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट हमारे पीडीएफ में है। यहाँ से आप इस तरह मिनिमाइज करके और ये पॉपअप ओपन करके जिस लोकेशन में आपकी फाइल है इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि फाइल मैच कर रही है, कोई फाइल छूट तो नहीं गई है या कोई गलत आपने अपलोड नहीं की है। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, जो भी पीडीएफ फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उनके नेम में गैप ना हो। जिस तरह मैंने ये फाइल्स बनाई हुई हैं इनकी नेम में गैप नहीं है, सेम यही फॉर्मेट आपको रखना है। फाइनली फाइल भी हमारी चेक हो गई 1 बाय 1, हमारे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आएगा साइन एंड अपलोड का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का पिन नंबर डालेंगे आप, 1 से 8 है 1 से 9 और नीचे ही लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे करेंगे क्लिक। दोस्तों ध्यान देंगे आप एम टोकन यूज करते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में फाइनल जब आप साइन एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज शो करेगा ए डिवाइस नॉट अटैच फंक्शनिंग। तो उसके लिए भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। फाइनल हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे सही तरीके से अपलोड हो गए। यहाँ पे मैसेज भी शो कर रहा है पैकेट विद डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली। अब करेंगे यहाँ पे ओके पे क्लिक। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल पार्ट में ग्रीन हो गया। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, लेकिन कंफर्म कैसे करें कि ठीक हुए हैं या नहीं। दोबारा यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आएगा व्यू अपलोडेड
फाइल डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप देख पाएंगे जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए उन फाइल्स का नाम होगा। पीडीएफ फाइल 1 बाय 1 क्रॉस चेक करेंगे आप कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं वो ठीक है या नहीं। क्लियर। ये करता हूं मैं क्लोज। अगर जो 1% आपको लग रहा है डॉक्यूमेंट ठीक से अपलोड नहीं हुए तो यहीं पे टेक्निकल पार्ट है जिसमें राइट का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप दोबारा से पेपर अपलोड यहाँ की यहाँ कर सकते हैं। अब आएंगे नेक्स्ट फाइनेंस सेक्शन में। क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको एक्सेल फाइल जो बीओक्यू हमने शुरू में ही डाउनलोड की थी, आपने नोट किया होगा, ये जिप फाइल हमने डाउनलोड की थी, इसको सबसे पहले अनजिप करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और करेंगे एक्सट्रैक्ट एयर पे क्लिक। इस तरह से आप ये जिप फाइल को अनजिप करेंगे। देख सकते हैं ये फाइल जो जिप फाइल थी एक फोल्डर में शो हो गई। ओपन करने के बाद यहाँ पे एनआईटी और एक एक्सेल फाइल आपको मिलेगी जिसे बीओक्यू हम बोलते हैं। एनआईटी को आप ओपन करेंगे। क्या क्या पेपर आपको अपलोड करने हैं एनआईटी में मिलेंगे। क्लियर। फिलहाल हम डायरेक्ट ये एक्सेल फाइल ओपन करेंगे। एक्सेल फाइल कुछ इस तरह से ओपन हुई। यहाँ पे एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे रेड लाइन में मैसेज शो कर रहा है सिक्योरिटी रिस्क, माइक्रोसॉफ्ट हैज ब्लॉक्ड मैक्रो फ्रॉम रनिंग बिकॉज द सोर्स ऑफ दिस फाइल इज अनट्रस्टेड। दोस्तों ये कंडीशन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, आप बीओक्यू को करेंगे क्लोज और यहाँ पे जो एक्सेल फाइल है बीओक्यू है, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे प्रॉपर्टीज सेक्शन में। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा इस तरह, अनब्लॉक, और बॉक्स में आपको टिक करके कर देना है अब अप्लाई और ओके पे क्लिक। अब दोबारा से आप अपनी बीओक्यू एक्सेल फाइल पर डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आएगा एनेबल कंटेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे जो भी आपकी बीओक्यू है, जो भी रेट लिस्ट है वो इस तरह से आपको शो होगी। दोस्तों ध्यान देंगे, अगर आपके सिस्टम में बीओक्यू इस तरह से ओपन न हो तो दोस्तों आपको अपने सिस्टम में एमएस ऑफिस 2024 डलवाना होगा। नियरेस्ट जो भी आपके कंप्यूटर शॉप है उस पे जाएंगे और 2024 एमएस ऑफिस आप अपने सिस्टम में डलवाएंगे और एक्टिवेट करवाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर। अब आते हैं पॉइंट पे, बीओक्यू फील कैसे करें। सबसे टॉप साइड पे यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम एंटर करेंगे, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। ये मैं कोई भी नाम डाल रहा हूँ, इस तरह से आपको नाम टाइप करना है। देख सकते हैं आप नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बीओक्यू में रेट लगे हुए हैं, रेट फील हो रखे हैं। अगर जो बीओक्यू में जो रेट आपको डालना है इस तरह से फील न हो तो आप मैनुअली टाइप करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ होगा 00, जो भी रेट आइटम वाइज आप डालेंगे वो क्लियर। लेकिन यहाँ पे रेट आपको देखने को मिलेगा बीओक्यू में परसेंटेज रेट। तो परसेंटेज रेट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा सेलेक्ट, सेलेक्ट पे आपको क्लिक करना है और सामने ही एक एरो का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके आप माइनस प्लस सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे जैसे माइनस में ये टेंडर डाल रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे हम माइनस, यानी कि बिलो। ये हमने सेलेक्ट कर दिया और रेट हमने डाल दिया। जैसे ही हमने रेट डाला आप देख सकते हैं सामने ही जो अमाउंट हमारा बना ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो गया। इस तरह से आपको बीओक्यू फील करनी है जो कि परसेंटेज रेट की रहने वाली है। अब हम अपनी बीओक्यू में कंपनी का जो हमने नाम डाला है वो चेक करेंगे। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है। रेट चेक हमने कर लिया, सब क्लियर है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्रॉस का निशान आपको नजर आएगा। ये फाइल करनी है आपको डायरेक्ट क्लोज। जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। हमारी बीओक्यू सेव हो गई। अब दोबारा से आप कंफर्म करेंगे ओपन करके रेट और कंपनी का नाम ठीक है या नहीं। इससे दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि आपने कोई भी गलती नहीं की, सब कुछ ओके है। दोबारा ये एक्सेल फाइल क्रॉस करेंगे और करेंगे सेव पे क्लिक। अब आएंगे टेंडर पोर्टल पर, यहाँ पे फाइनेंस सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आएगा डाउनलोड यूटिलिटी इनक्रिप्ट एंड अपलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरह जीएनएलपी फाइल आपको ओपन करनी है। जावा रन हो गया।
अब नेक्स्ट कुछ ऐसा पॉपअप ओपन हुआ। यहाँ पे वो एक्सेल फाइल आपको अपलोड करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पे ब्राउज के नीचे ही एक बॉक्स नजर आएगा, यहाँ पे आप करेंगे क्लिक। जिस भी लोकेशन में एक्सेल फाइल है वो हमने कर ली सिलेक्ट और करेंगे अब ओपन पे क्लिक। देख सकते हैं जो एक्सेल फाइल है वो अपलोड हो चुकी है, राइट का निशान आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे साइन एंड अपलोड पे क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने डिजिटल सिग्नेचर का पिन नंबर एंटर करेंगे, 1 से 8 है या 1 से 9। ये डिजिटल सिग्नेचर का पिन नंबर हमने एंटर कर दिया। अब नीचे ये ऑप्शन आपको नजर आएगा लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, हमारी BOQ अपलोड हो रही है, वेट करेंगे। यहाँ पे पॉपअप ओपन हुआ, पैक्ड बिड डॉक्यूमेंट सबमिट सक्सेसफुली। अब करेंगे यहाँ पे ओके पे क्लिक। आप देख पाएंगे फाइनेंस सेक्शन और टेक्निकल दोनों पार्ट हमारे क्लियर कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से आप ये पार्ट कंप्लीट करेंगे दोस्तों। BOQ एक्सेल फाइल अपलोड करेंगे और टेंडर के सभी डॉक्यूमेंट यहाँ तक क्लियर। अब करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे जो भी आपने EMD डिटेल सबमिट की है वो यहाँ पे शो होगी। आप क्रॉस चेक करेंगे और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं यहाँ पे उनका नाम है और जो फाइल आपने अपलोड की है उनका नाम है। यहाँ से फाइनल करने के बाद अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आएगा सबमिट ओब्लिक फ्रीज बिड। यहाँ पे करेंगे आप क्लिक। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वेट करेंगे दोस्तों। आप देख पाएंगे आपका टेंडर सबमिट हो गया है। ये थी दोस्तों टेंडर डालने की, टेंडर भरने की, टेंडर फिलिंग प्रोसीजर। यहाँ से आप जो भी आपने बिड सबमिट की है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्लियर। अब आते हैं हम होम पेज पे। हमने अपना टेंडर सबमिट कर दिया। अब टेंडर सबमिट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट गलत हैं या आपको BOQ में रेट चेंज करने हैं या आपको EMD की डिटेल अपडेट करनी है, टेंडर में कोई भी करेक्शन करनी है तो उसको बोलेंगे हम टेंडर रीसबमिट। टेंडर रीसबमिट करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, ध्यान देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑप्शन मिलेगा आपको माई एक्टिवेट बिड्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माई एक्टिवेट बिड पार्ट ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों जो टेंडर आपने सबमिट कर दिए वो यहाँ पे माई एक्टिवेट बिड सेक्शन में इस तरह से होंगे। हमने एक टेंडर अभी फिल किया है, सबमिट किया है, तो यहाँ पे एक ही टेंडर से हो रहा है। आपने 10 किए हैं, 5 किए हैं, जितनी बिड आपने सबमिट कर दी फाइनल वो यहाँ पे शो होगी, क्लियर। अब आप BOQ EMD या कोई भी डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कैसे करें, ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है विड्रॉल ओब्लिक रीसबमिट। इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू का, ये सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो टेंडर आपने सबमिट किया है उसकी डिटेल यहाँ पे शो होगी कंप्लीट। यहाँ पे देख सकते हैं EMD की डिटेल शो हो रखी है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, मैंने मार्क कर दिया री सबमिट। यहाँ पे क्लिक करके EMD की डिटेल आप चेंज कर सकते हैं और नीचे ही डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आएंगे, वहां पे भी एक ऑप्शन आपको नजर आएगा रीसबमिट। अब हम करेंगे रीसबमिट पे क्लिक। दोस्तों रीसबमिट पे क्लिक मैंने किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल जिसमें हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए और फाइनेंस जिसमें एक्सेल शीट हमने अपलोड की, दोनों पार्ट यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर जो आपको टेक्निकल में डॉक्यूमेंट अपलोड दोबारा करने हैं तो टेक्निकल में डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट करेंगे और उसके बाद आपको BOQ भी चेंज करनी है तो दोबारा से माई एक्टिवेट बिड में आएंगे और BOQ एक्सेल शीट में रेट चेंज करके दोबारा अपलोड करेंगे। एक बार में आप एक ही पार्ट क्लियर कर पाएंगे, या तो आप BOQ अपलोड कर पाएंगे या टेंडर के डॉक्यूमेंट, क्लियर। अब जो भी आपको अपलोड करके सबमिट करना है यहाँ से सबमिट करके फाइनली फ्रीज कर देंगे। इस तरह से आप टेंडर रीसबमिट कर पाएंगे, क्लियर। जैसे ही मैंने बताया था टेंडर फिलिंग प्रोसेस के बीच में ही वीडियो के अंत में बताऊंगा कि क्या क्या टेंडर में डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, वो कैसे पता करें। तो दोस्तों कोई भी टेंडर आपने सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस होगा। सभी टेंडर्स की डिटेल आपको नजर आएंगी। ऊपर ही टेंडर की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, टेंडर ID वगैरह,
और यहाँ पे EMD देख सकते हैं। EMD इन्होंने RTGS और NEFT ऑनलाइन मांगी है। आप अपने अकाउंट से ऑनलाइन EMD RTGS वगैरह करवाएंगे, उसकी डिटेल कैसे डालेंगे वो मैंने बता दी वीडियो में। अब नेक्स्ट यहाँ से आप डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट यहाँ लिखे हैं वही डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, और ज़्यादा डिटेल में आप जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, वो टेंडर के डॉक्यूमेंट या टेंडर की NIT में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं EMD का अमाउंट लिखा हुआ है, टेंडर फीस यहाँ पे 0 है। यहाँ पे देखेंगे आप किस अकाउंट में इन्होंने RTGS मंगाई है, EMD मंगाई है, वो यहाँ पे मिलेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, टेंडर डॉक्यूमेंट और एक जिप फाइल इसके सामने ही, जिसमें BOQ और अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। सबसे पहले हम यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट ये वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे। ये टेंडर अकाउंट हमने लॉगिन नहीं किया हुआ, हम डायरेक्ट यहाँ से टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे कैप्चर्स और करेंगे सबमिट पे क्लिक। दोबारा से वही पार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूंगा, एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। देखना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये PDF फाइल डाउनलोड हुई, इसको मैं करूंगा अब ओपन करने पर आप देख पाएंगे जो भी टेंडर की बेसिक डिटेल है, टेंडर अथॉरिटी का नाम, टेंडर डेट, टेंडर अमाउंट, EMD अमाउंट, टेंडर कब पब्लिश हुआ, टेंडर की अंतिम तारीख क्या है। और नीचे ही आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देख पाएंगे EMD किसके नाम से EMD आप पे करेंगे ऑनलाइन, अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सभी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएंगी। इस तरह से कंफर्म करेंगे आप और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको पता लगेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, वो भी सेक्शन इसमें दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर? इस तरह से जानेंगे आप टेंडर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरा प्रॉपर जानकारी दी हुई है। अब दोस्तों दूसरी, सामने ही ये जिप फाइल डाउनलोड करेंगे आप। जैसे जिप फाइल डाउनलोड करेंगे और इसको अनजिप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक PDF फाइल और है और एक एक्सेल शीट, जिसमें हम रेट फिल करेंगे। BOQ है, BOQ में रेट फिल कैसे करें वो मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे PDF फाइल आपको ओपन करनी है। जो पहले PDF फाइल हमने डाउनलोड की थी उसमें कम इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे प्रॉपर टेंडर डॉक्यूमेंट NIT आपको नजर आएगी। क्लियर? अगर जो इस जिप फाइल में टेंडर डॉक्यूमेंट न मिले तो पहले जो मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए वहां पे ये फाइल आपको नजर आएगी। इसमें दोस्तों A to Z जो भी टेंडर में डॉक्यूमेंट लगने हैं, जो भी टेंडर की टर्म एंड कंडीशन है, टेंडर में आपको क्या क्या एफिडेविट लगाने हैं उसका फॉर्मेट मिलेगा। A to Z इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। बशर्त ये है दोस्तों, आपको NIT रीड सेल्फ करनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर कोई भी एक्सपर्ट आदमी ये नहीं बता सकता टेंडर में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, उनको भी NIT रीड करनी पड़ेगी, तभी वो आपको फाइनल बता सकेंगे क्या क्या पेपर आप अपलोड करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट टेंडर में लगेंगे। आप NIT रीड करेंगे, NIT में लिखा हुआ होगा टेंडर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनकी अन्य शर्तें क्या हैं, या उन्होंने क्या स्पेशल कंडीशन लगाई हुई है, जिसके अकॉर्डिंग भी आपको टेंडर में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ सकते हैं, जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट से एकदम डिफरेंट होते हैं। क्लियर दोस्तों? ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। NIT रीड आप करेंगे तो जितना रीड करेंगे आप उतना ही आपको ज्ञान होगा कि टेंडर में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। 1-2 पॉइंट पढ़ने से टेंडर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होते। आप 10 बार NIT रीड करोगे तो आपको 90-95% आइडिया हो जाएगा कि टेंडर में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, टेंडर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएं। आप इस तरह से जो भी टेंडर सेलेक्ट करेंगे NIT आपको रीड करनी होगी, तभी आप टेंडर डालने में कामयाब हो सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपकी समझ में नहीं आए, जिस डिवीजन से टेंडर पब्लिश हुआ है उस डिवीजन में जाएंगे आप, जो टेंडर अपलोड करता है उससे बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अपनी आधी अधूरी जानकारी इस तरह दोस्तों भाग दौड़ करके आप पूरी कर सकते हैं, तभी आप एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। बैठे बैठे दोस्तों कोई कामयाब नहीं हुआ, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने सिखाने की कोशिश की है। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए
तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल DSC एंड डी टेंडरिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।